हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो वीडियोस लगातार चैनल पे पढ़ रहे हैं आप उन्हें देख रहे होंगे। जिस क्रम में हम लोग चल रहे थे उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इंटरसेक्टरल फ्लो के बारे में बात करेंगे। हम पहले आज समझते हैं कि इंटरसेक्टरल फ्लो क्या है। ठीक है, इंटरसेक्टरल फ्लो क्या है। तो जैसे इकोनॉमी हमारे कई सेक्टर्स में बांटी गई है, ठीक है, उन सेक्टर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हम समझते हैं, फिर हम यहां पर चलेंगे। अब वो कुछ बेसिक्स बातें ये हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को एक तो 2 सेक्टर मॉडल में, पहला 2 सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल में डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, ये 2 सेक्टर मॉडल क्या है। 2 सेक्टर मॉडल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि हमारा जो नेशनल इनकम है, हमारा जो इनकम है वो सम टोटल है किसका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये बातें मैं वापस से आपसे करने वाला हूं कब, जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस किस तरीके से बटे हुए हैं। वहां पे मैं फिर से 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के बारे में बात करूंगा। यहां क्योंकि मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाना है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो इनकम बनती है किसी भी इकोनॉमी में वो 2 सेक्टर मॉडल के तहत कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी एक हाउस होल्ड सेक्टर है। एक हाउस होल्ड सेक्टर है, वो क्या करता है, खर्च करता है। वो जो खर्च करता है अपने कंजम्पशन पे उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक प्रोड्यूसर वाला सेक्टर है, जो फर्म्स हैं वो भी कुछ खर्च करती हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। उनके लिए वो जो खर्च करती हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो 2 सेक्टर मॉडल जो है वो समेशन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। यानी 2 सेक्टर मॉडल में हम सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात करेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। जब हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे तो अभी तक इस 2 सेक्टर मॉडल में, क्योंकि आप अगर इकोनॉमी को ध्यान से देखिए तो क्या इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर है जो खर्च करता है, क्या सिर्फ वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर, वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो फर्म्स हैं जो खर्च करती हैं? नहीं, ये पूरी बात सच नहीं है। कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है। तो जब हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर हम गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम एक्सक्लूड करते हैं। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन 2 सेक्टर मॉडल। लेकिन जैसे ही हम 2 सेक्टर मॉडल से 3 सेक्टर मॉडल में आते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारा जो नेशनल इनकम है वो C प्लस I प्लस G यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों के एक्सपेंडिचर से मिलकर बनती है। बात समझ में आ रही है आपको। अब हम क्या सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही इंक्रीज करें, क्या और कोई ऐसा इनकम नहीं है जो हमारे देश में आता है? तो याद कीजिए कि हम ट्रेड भी करते हैं। हम जो ट्रेड करेंगे उसमें हम कुछ सामान एक्सपोर्ट करेंगे और कुछ सामान इंपोर्ट करेंगे। जो सामान हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हम इनकम अपने देश में लेके आएंगे। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान लेने, तो सामान उससे लेते हैं तो उसको पैसा देते हैं ना। बात समझ में आ गई। जब भी हम ट्रेड में एक्सपोर्ट करेंगे, अपने सामान का एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम एक्सपोर्ट के दौरान एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करते टाइम हम पैसा अपने देश में लेके आएंगे, और जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब सामान अपने देश में मंगाएंगे, तो उसके बदले में हम कुछ पैसा बाहर भेजेंगे। यानी कि जो 4 सेक्टर मॉडल है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं C प्लस I प्लस G, ये तीनों तो रहेंगे ही, प्लस NX नेट एक्सपोर्ट। अब ये नेट एक्सपोर्ट क्या कह रहे हैं आप, सर हमको समझाइए। मैं नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये कह रहा हूं, NX क्या है, हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, जहां पर नेट एक्सपोर्ट कहने के लिए जरूरी है कि हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट हो। अगर एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट है तो वहां जो हम इकोनॉमिक्स में टर्म इस्तेमाल करेंगे उसको हम नेट इंपोर्ट कहेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो नेशनल इनकम है उसको, जो हम टोटल नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, यहां पर नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, वो टोटल जो इनकम है वो कहां कहां से आ रही है, हाउस होल्ड से आ रही है, फर्म से आ रही है, वो गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है, वो बाहर, देश के बाहर से आ रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रही है। तो जब आप इंटरसेक्टरल फ्लो के बारे में अपने बुक्स में पढ़ रहे होंगे तो वहां 4 पॉइंट्स मेंशन किया होगा, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी बात आपको समझ में आ गई? वो ये जो सारी बातें वो कहां से आ रही हैं, वो यहीं से आ रही हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल से। अब इसमें जो एक छोटी सी बात आपको और जाननी है वो क्या है कि जो ये 2 सेक्टर मॉडल है, ये 2 सेक्टर मॉडल हाउस होल्ड और फर्म दोनों हमारे देश की हैं। इसीलिए इस 2 सेक्टर मॉडल में जो इकोनॉमी चल रही होती है इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। साथ ही साथ जब हम 3 सेक्टर में आएंगे तो यहां भी जो गवर्नमेंट आ रही है, जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, वो गवर्नमेंट भी हमारे देश की ही है। वो जो यहां पर खर्च कर रही है वो हमारे देश के ही इनकम को इधर उधर घुमा रही है। तो ये भी जो इकोनॉमी है ये भी सेम हम क्लोज्ड इकोनॉमी कह लेंगे। लेकिन जैसे ही हम एनएक्स को ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, तुरंत हमारी इकोनॉमी अब चेंज होकर क्या हो जाएगी? ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। अब मैं ये बात क्यों बताया, ये तीनों नाम क्यों बताया? क्योंकि होगा क्या कि एग्जाम में आपसे ये नहीं बोलेगा 4 सेक्टर मॉडल, क्योंकि आपके बुक में जो आप साइड बुक्स पढ़ते हैं उसमें 4 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया है। वहां पर आपसे क्या कहेगा क्वेश्चन पूछते हुए? इन एन ओपन इकोनॉमी। तो आपको यह बात क्लिक कर जानी चाहिए कि ओपन इकोनॉमी टर्म इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब आप 4 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, यानी आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब सर इंटरसेक्टरल फ्लो, आप टॉपिक तो कुछ और लिखे हैं। इंटरसेक्टरल फ्लो क्या है? इंटरसेक्टरल फ्लो है इन्हीं सेक्टर, ये जो हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इन्हीं चारों का इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। हर सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इस बात को भी हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अगर ये कहूं कि मैं 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूं, मैं 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूं, और आपने कहा सर कि 2 सेक्टर मॉडल में एक हाउस होल्ड होगा और एक फर्म होगी। ठीक है बात इतनी? अब ये फर्म जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, सीधी सी बात है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो एक फर्म को क्या जरूरी है? लैंड की। उसको किस चीज की जरूरत है? लेबर्स की। उसको किस चीज की जरूरत है? कैपिटल की। उसको किस चीज की जरूरत है? एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्राइज की। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं, ये जो चारों टर्म है जिनको मैं कह रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल को के से डिनोट करते हैं लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, ये जो मैं चारों टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, इन चारों टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? याद कर लीजिए, इसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बताइए कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज कौन प्रोवाइड करेगा? फर्म को ये सारी चीजें प्रोवाइड कौन करता है? ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम हाउस होल्ड करता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया। इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक? अब सीधी सी बात है भाई, इसको अगर ये कुछ चीजें प्रोवाइड करेगा तो बदले में कुछ तो लेगा। लैंड के बदले हम क्या लेंगे? तो रेंट लेंगे। लेबर के बदले हम क्या लेंगे? तो वेज की बात होगी। कैपिटल के बदले बात होगी इंटरेस्ट की बात होगी। एंटरप्राइज के बदले, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट की बात होगी। क्लियर है इतनी बात? ये जो चारों टर्म हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। इधर विजिबल है ना फैक्टर पेमेंट वगैरह भैया? इधर ये विजिबल है ना फैक्टर पेमेंट वगैरह? हाँ ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर पेमेंट, क्लियर हो गई बात?
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले फैक्टर पेमेंट, यानी हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्राइज दिया, और उसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को लैंड के बदले रेंट दिया, रेंट और लेबर के बदले वेज दिया, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट दिया। और इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा फैक्टर पेमेंट। इसको हमने क्या कहा? फैक्टर पेमेंट। क्लियर है इतनी बात? अब ये बताइए कि क्या ये अगर होता या ये ना होता, इन दोनों में कोई एक ना होता, तो क्या ये सारा प्रोसेस चल पाता? नहीं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सारे सेक्टर्स एक दूसरे पे क्या हैं? डिपेंडेंट हैं। इसी टर्म को हम इकोनॉमिक्स में यूज कर देते हैं इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। मेरी बात समझ में आ गई? इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, और इसी इंटरडिपेंडेंस से क्या बनता है? इंटरसेक्टरल फ्लो। क्लियर हो गई बात? अब क्या सिर्फ यही होता है सर? क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? तो सोचिए, ये बताइए कि क्या फर्म हाउस होल्ड्स को, ये एरो ध्यान से देखिएगा, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती हैं? प्रोवाइड करती हैं। और इन गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर आप दुकान पे गए, गुड्स एंड सर्विसेज लिए, तो आप बदले में क्या करेंगे? उसको कुछ रेवेन्यू देंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, आप कुछ रेवेन्यू देंगे। बात समझ में आ गई? यानी आप ये कह सकते हैं सर कि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, उसके बदले फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दिया, फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दिया, उसके बदले हाउस होल्ड ने फर्म को रेवेन्यू दिया। क्लियर हो गई बात? आपकी कॉपी में बन गया बात? क्लियर है ये सब बात? अब देखिए, अब यहां से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का रहेगा। अगर यहां से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना हुआ तो क्या पूछा जाएगा? तो वहां पर आपसे पूछा जाता है क्या? तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं मनी फ्लो, और एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं रियल फ्लो। ठीक है? तो मनी फ्लो का मतलब, मनी फ्लो का मतलब, तो सर नाम से पता लग रहा है कि यहां पर मनी फ्लो हो रहा है, यहां पर मनी फ्लो हो रहा है। तो मनी जब फ्लो हो रहा होगा तो उसको मनी फ्लो कहेंगे। और रियल फ्लो का मतलब यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहा है सर। अब यहां जरा हम देखें तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये नीचे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारी चीजें जो हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। यानी ये जो नीचे वाला सेक्शन है, मैं इधर दिखा रहा हूं, ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये हमारा रियल फ्लो है, और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है जहां पर हम मनी के फ्लो की बात कर रहे हैं, जहां हम रेंट दे रहे हैं, जहां हम वेज दे रहे हैं, जहां हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जहां हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, या जहां हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, वहां मनी का फ्लो हो रहा है। तो ये ऊपर वाला पार्ट आपको क्या बता रहा है? मनी फ्लो बता रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो मैंने आपको मॉडल बताया, मैंने क्या बताया कि इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, हाउस होल्ड और फर्म, दुकान और आप, दुकान को लैंड प्रोवाइड करने का काम हाउस होल्ड का है, लैंड प्रोवाइड करने का। लेबर एक हाउस होल्ड में से ही निकल के फर्म में काम करेगा, तो हाउस होल्ड ही लेबर प्रोवाइड कर रहा है फर्म को। कैपिटल किसी हाउस होल्ड का ही फर्म में लग रहा है, एंटरप्राइज किसी हाउस होल्ड का ही है जहां पर वो काम कर रहा है। मेरी बात आपको समझ में? उसके बदले, लैंड के बदले रेंट फर्म दे रही है उस हाउस होल्ड को। फर्म उस लेबर को जो हाउस होल्ड में से निकल के आया है उसको वेज दे रही है। कैपिटल जो लगा है उसके बदले उसको इंटरेस्ट दे रही है। एंटरप्रेन्योर जो है उसको उसके बदले प्रॉफिट दे रही है। मेरी बात समझ में आ गई? गुड्स एंड, दुकान पे गए, पार्ले जी ले लिए, गुड्स एंड सर्विसेज लिए हाउस होल्ड, तो उसके बदले में फर्म को रेवेन्यू दिए। बात मेरी क्लियर हो गई? नीचे के जो 2 फ्लो हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, तो इसी गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं। तो नीचे वाला पार्ट हमारा रियल फ्लो, ऊपर वाला पार्ट जहां पर हम रेंट दे रहे हैं, वेज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, और प्रॉफिट दे रहे हैं, और रेवेन्यू दे रहे हैं, ये हमारा मनी फ्लो। क्लियर बात? अब 2 सेक्टर मॉडल से हम लोग आगे बढ़े। सीबीएसई में 2 सेक्टर मॉडल से ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन बाकी जो बोर्ड्स हैं उसमें आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस बात को भी समझ लीजिए। और सीबीएसई ये मान के ना चले कि इस बात पे हम ध्यान नहीं देंगे, समझ लीजिए इस बात को, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कभी अगर पूछ लिया तो आप दिक्कत में ना आ जाए। 3 सेक्टर मॉडल की अगर हम बात करें, अभी भी यहां पर हाउस होल्ड और फर्म तो है, हाउस होल्ड और फर्म तो है। अभी तक जो इनके बीच में हो रहा था वो डायग्राम तो आपके पास आ चुका है। अब
इसके अलावा अब 3 सेक्टर मॉडल में सर एक और आ जाएगा, देयर इज इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आ गई। अब गवर्नमेंट हाउस होल्ड को कुछ देती है और हाउस होल्ड से कुछ लेती है। गवर्नमेंट फर्म से कुछ लेती है और फर्म को कुछ देती है। हाउस होल्ड और फर्म से गवर्नमेंट क्या कॉमन चीज लेती है? टैक्स लेती है क्या? तो दोनों से जो डायरेक्शन देखिएगा, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ टैक्स गया, देखिए टैक्स गया, और क्या दोनों को वो सब्सिडीज दे सकती है? बिल्कुल। तो आप यहां पर सब्सिडीज लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस पिछले डायग्राम में इस 3 सेक्टर मॉडल में बीच में गवर्नमेंट सेक्टर बनाएंगे और इसको इंक्लूड कर लेंगे। 3 सेक्टर मॉडल हो गया। बात समझ में आ गई? 4 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, एक एक्सपोर्ट बना लेंगे, हम एक इंपोर्ट बना लेंगे, उसमें हम इंटरचेंज ओवरफ्लो दिखा देंगे। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि आपके सिलेबस में 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको 3 सेक्टर मॉडल बता रहा हूं और हम लोग ये बात समझ गए। 4 सेक्टर में क्या करना है आप सोच पा रहे हैं? यहां पर एक आप एक्सपोर्ट लिख लीजिएगा, ऊपर कहीं आप इंपोर्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, और आप बता दीजिए कि क्या हो रहा है यहां से हाउस होल्ड और फर्म के साथ। बात समझ में आ रही है? इंटरकनेक्शन आप दिखा देंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा इसमें बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ये बात तो आप समझ गए ना कि इंटरसेक्टरल फ्लो क्या है। इंटरसेक्टरल फ्लो, क्योंकि ईच सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उससे इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस दिखता है, और ये इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस जो है ये इंटरसेक्टरल फ्लो को बनाता है। इस इंटरसेक्टरल फ्लो में जो हमारे सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म है, गवर्नमेंट है, और हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। लिख लेंगे इस बात को, इन चारों पॉइंट्स को आप याद कर लिए। 2 सेक्टर मॉडल की जब हम बात करेंगे तो वहां हाउस होल्ड और फर्म की बात करेंगे। 3 सेक्टर की जब बात करेंगे तो वहां पर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट होगा, उसमें हम सी, आई और जी गवर्नमेंट की भी बात करेंगे। 4 सेक्टर में जब हम आएंगे तो वहां हम सी, आई, जी और एक्स माइनस एम, अभी मैं टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, मैं जब आपसे एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करूंगा या जब मैं कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा तो मैं बात करूंगा। एनएक्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को एक्स से बता रहे हैं, इंपोर्ट को एम से बता रहे हैं, वही एक्स माइनस एम में कुछ कह रहा हूं, कुछ फालतू बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की हम बात करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, फिर से देखिए, एक प्रोडक्शन हाउस होगा, यानी हम कह लें एक फर्म है, ठीक, एक आपका हाउस होल्ड है जो इनकम जनरेट कर रहा है। ये लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। क्लियर है बात? फर्म जो है वो हमेशा क्या करती है? कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करती है। क्या करती है? वैल्यू एडिशन। जैसे वैल्यू एडिशन के तौर पे मैं आपसे बात करूं तो यहां पर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं। अब इन लकड़ियों की हेल्प से मैं सोच रहा हूं कि क्लास में कुछ डेस्क वगैरह, कुछ सीट्स वगैरह या फिर कुछ सोफा वगैरह अपने लिए बना लूं ताकि मैं आराम से बैठ बैठ के भी आपको पढ़ाऊं। तो उन लकड़ियों के इस्तेमाल से उनमें कुछ वैल्यू एडिशन करके मैं सोफा बनाऊंगा। फर्म यही करती है। फर्म क्या करेंगी? उन इनपुट्स के इस्तेमाल से उन इंटरमीडिएट गुड्स के, अब मैं जो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं उसको ध्यान सुनिए, इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपसे बात की है, उन इनपुट्स के इस्तेमाल से, उन इंटरमीडिएट गुड्स के इस्तेमाल से मैं फाइनल गुड बनाऊंगा। मैं उसमें वैल्यू एडिशन करूंगा। वैल्यू एडिशन काम करना किसका काम है? फर्म का। अब वापस से आप याद कीजिए, 2 मिनट पहले मैं क्या कह रहा था कि फर्म जो है वो जो वैल्यू एडिशन करेगी या वो जो भी काम करेगी वो करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हाउस होल्ड की। क्यों? क्योंकि फर्म और हाउस होल्ड इंटरडिपेंडेंट है। हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्लियर? उसके बदले में फर्म उसको क्या देगी? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये जब रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देगी तो इसके पास जो आएगा वो, अब सीधी सी बात है, मैं लेबर पे एग्जांपल ले लूं। इसने लेबर दिया, हाउस होल्ड से लेबर निकल के गया फर्म के पास, ठीक, हाउस होल्ड से लेबर निकल के गया, वो जब वेज पाएगा तो वो उसके लिए इनकम का काम करेगा। यानी मैं ये कह लूं कि ये जो फर्म है इसका काम है वैल्यू एडिशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना। इस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते कैसे बढ़ाएगा? विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा उसी के हेल्प से फैक्टर
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इस्तेमाल से वैल्यू एडिशन होगा और उस वैल्यू एडिशन के बदले फैक्टर पेमेंट करेगा फर्म हाउस होल्ड को। वो जो पेमेंट करेगा लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट, वो इसके लिए क्या काम करेगा? इनकम का काम करेगा। ये जब इनकम कमाएगा हाउस होल्ड तो मार्केट में जाके एक्सपेंडिचर करेगा। जब ये एक्सपेंडिचर करेगा तो किस चीज पे एक्सपेंडिचर करेगा? तो इसी के द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करेगा वो इसी फर्म के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेगा। तो आपको क्या इनके बीच में ये फ्लो दिख रहा है? दिख रहा है, यानी ये पैसा वापस से इनके पास पहुंच गया, फिर से ये अपने प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू एडिशन किए, फिर वो वैल्यू एडिशन इनके द्वारा क्या किया गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके फैक्टर पेमेंट लिया गया, इनके पास इनकम आई, ये फिर एक्सपेंडिचर किए, ये एक्सपेंडिचर वापस से फर्म के पास, फिर वैल्यू एडिशन, ये प्रोसेस चलता रहा, ये प्रोसेस चलता रहा और इसी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती रही। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब ये जो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, सर आप तब से हमको बता रहे हैं नेशनल इनकम, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं बताया कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होता है। अब मैं धीरे धीरे आपके चैप्टर नंबर 4, आपके टीआरजे उनके हिसाब से पहुंच रहा हूं। आपके संदीप गर्ग का नेक्स्ट चैप्टर, आपके बीएल गुप्ता का नेक्स्ट चैप्टर, आपके एनसीईआरटी के सेम चैप्टर में नेशनल इनकम में ये सारी बात की हुई है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जहां पर एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है और ये दोनों क्या करेंगे? मार्केट में कहीं एक्सपेंडिचर करेंगे और क्योंकि ये फर्म ही जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसी पे एक्सपेंडिचर होगा तो ये इनकम वापस यहां पहुंचेगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ये फ्लो हो रहा है ये फ्लो हर जगह बराबर होगा? मैं आपसे ये कहूं कि देश में जितने लोग हैं सबके इनकम को कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो, या मैं ये कहूं कि लोग जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर को जोड़ दो, या फिर मैं ये कहूं कि पिछले साल और इस साल में जो प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हुआ है उन सारे वैल्यू एडिशन से जो इनकम जनरेट हुई है उनको जोड़ दो, तो क्या ये तीनों रिजल्ट सेम नहीं देंगे? देंगे ना सेम। इस बारे में हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत इज्जत से समझेंगे जब हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहां से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम निकलता है वो इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से निकलता है और इसी का नाम हो जाता है वैल्यू एडिशन। जो हमने कहा इसको क्या? वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, और इसी को कई बुक्स में क्या लिखा होता है? प्रोडक्ट मेथड। यही जो इनकम इसके पास आई इसी को हम क्या कहते हैं? अपने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का दूसरा मेथड, जिसको हम कहते हैं इनकम मेथड। और यही इनकम जब यहां ले आके एक्सपेंडिचर करेगा तो इसी को हम कैलकुलेशन का तीसरा मेथड कहते हैं, जो है एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं? मैं आपको धीरे धीरे लेते लेते शुरू में जीडीपी वगैरह धीरे धीरे हम लोग आसान चीजें पढ़ते पढ़ते हम कहां आ चुके हैं? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम पे आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरसेक्टरल फ्लो समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वैल्यू, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये समझ में आया होगा। जब आप आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, अपने एग्जाम में, तो आपको आंसर लिखने का तरीका सही रखना है। ये तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ अपने आंसर को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो 3 पार्ट क्या होगा? ये पहला पार्ट हुआ आपका जिसको हम लिखेंगे फेज 1। बात समझ में आई कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट फर्म के द्वारा प्रोवाइड किया गया। अब ये जो प्रोवाइड किया गया ये फेज 1 हुआ और फिर ये जो इनकम आएगी हाउस होल्ड के पास फैक्टर पेमेंट के रूप में, इसको इनकम को क्या करेगा? मार्केट में जाके एक्सपेंडिचर करेगा। ये हमारा सेकेंड फेज, वो एक्सपेंडिचर करेगा और यही एक्सपेंडिचर वापस से कहां पहुंचेगा? फर्म के पास पहुंचेगा। और ये हमारा तीसरा फेज। इन 3 फेजों में हम अपने आंसर को डिवाइड करेंगे और हम इस बात को इजीली समझा पाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपने ये समझ लिया कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो किस चीज पे बेस्ड है, वो हमारा इन मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन पे बेस्ड है। आपको ये बात समझ में आ गई तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हों उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।